आदाब कबूल कीजिए। आदिल खान आज़ाद का 7 जून 2026 है। आज आज़ाद पोल इंडिया देख रहे हैं आप। बड़ी खबरें, दो बड़ी खबरें। ईरान के कई बिलियन डॉलर पर कब्जा करके उन्हें अरब मुल्कों में बांटने की खबर सामने आई है ताकि वहां मरम्मत, रिकंस्ट्रक्शन और जंग से हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। दोस्तों, ये रिपोर्ट ध्यान से सुनिए क्योंकि ये पूरे रीजन के लिए बेहद खतरनाक डेवलपमेंट हो सकता है और जंग के दोबारा छिड़ने की सबसे बड़ी वजह भी। 7 जून 2026 को आई इस बड़ी खबर के मुताबिक अमेरिका उन ईरानी एसेट्स का, उस ईरानी पैसे का इस्तेमाल करने पर गौर कर रहा है जो सालों से फ्रीज पड़ा हुआ है, जब्त पड़ा हुआ है, ताकि जंग के दौरान, ये किस लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है? ताकि जंग के दौरान कुवैत, बहरीन और दूसरे गल्फ के मुल्कों में हुए नुकसान की भरपाई की जा सके, यानी अरबों का नुकसान ईरानी पैसे से भरा जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट, यानी यूं समझ लीजिए कि अमेरिका की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक टीम को ये हिसाब लगाने का काम दिया है कि ईरान के हमलों से गल्फ के अरब मुल्कों को कितना नुकसान पहुंचा है, पता लगाओ। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि आगे अगर और नुकसान होता है तो उसकी मरम्मत के लिए भी ईरानी एसेट्स या ईरान के जब्त हुए पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में ईरान के 100 बिलियन डॉलर से लेकर 123 बिलियन डॉलर तक जब्त हुए पड़े हैं, फ्रीज हुए पड़े हैं, जिन्हें पाबंदियों की वजह से ईरान खर्च नहीं कर सकता। और अमेरिका को ये पैसा अरब मुल्कों के शहरी और इंडस्ट्रियल नुकसान से ज़्यादा अपने मिलिट्री अड्डों के नुकसान की भरपाई के लिए चाहिए हो सकता है, ताकि कुछ महीनों में होने वाले इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप अपना चेहरा बचाते हुए अब अमरीकी आवाम के बीच ये कह सकें कि देखो, जंग का बोझ अमरीका पर नहीं पड़ा, बल्कि ईरान ने ही हमारे नुकसान और खर्च की कीमत चुकाई है। यहीं से पूरा मामला बेहद संगीन हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ईरान पहले ही कह चुका है कि उसके फ्रीज किए गए अरबों डॉलर अमरीका के साथ होने वाली किसी भी डील का एक बुनियादी हिस्सा है, यानी डील होगी तो हमें पैसा भी चाहिए, ये शर्त भी है। ईरान की सुप्रीम लीडरशिप के एडवाइज़र, यानी मुश्तबा खामनेई के एडवाइज़र मोहसिन रज़ाई ने कल ही कहा था कि जंग ख़त्म करने वाली किसी भी डील के लिए कम से कम 24 बिलियन डॉलर के ईरानी एसेट्स सबसे पहले रिलीज़ होना ज़रूरी है, क्योंकि वो ईरान का अपना पैसा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर वही पैसा अमेरिका गल्फ़ के मुल्कों में बांट देता है तो फिर ईरान किसी डील पर राज़ी क्यों होगा? ईरान की नज़र में तो ये उसके पैसे की ज़ब्ती होगी, परमानेंट ज़ब्ती। दूसरी तरफ अमेरिका और उसके गल्फ़ के दोस्त ये कह सकते हैं कि ईरानी हमलों से जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी कहीं ना कहीं से होनी चाहिए। लेकिन इस पूरी कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। जंग की शुरुआत किसने की, किसके हमलों से ईरान को कितना नुकसान हुआ और ईरान के शहरों, मिलिट्री साइट्स, न्यूक्लियर साइट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचे नुकसान का हर्जाना कौन देगा? इस सवाल का फिलहाल कोई जवाब दिखाई नहीं देता। यही वजह है कि ये खबर सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि सीज़फायर और मुमकिना डील के मुस्तकबिल की भी खबर है। दोस्तों, अगर ईरान के फ्रीज एसेट्स को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया तो तेहरान इसे सीधे अपने हक पर डाका मान सकता है। ऐसी सूरत में पहले से लड़खड़ाती हुई बातचीत पूरी तरह पटरी से उतर सकती है और फिर से जंग का दरवाज़ा खुल सकता है। यानी 7 जून की इस खबर ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है, क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई डील चाहते हैं या फिर वो ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो ईरान को दोबारा भड़काकर एक नई जंग की तरफ धकेल दें? क्या ये पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा है? ये खबर आपने japantimes.com और जो है रॉयटर्स के हवाले से देखी तो आपको तस्दीक हो जानी चाहिए कि खबर असली है। ये प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए प्लान बन रहा है, बातें चल रही हैं, अभी फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन अगर ऐसा हुआ, क्या ये ईरान पर प्रेशर बनाने की एक तरीका है? तो ईरान का पैसा तो ईरान का ही है। ईरान का कितना पैसा जब्त है, पिछला वीडियो देखिए, मैंने एक एक मुल्क की, अरब मुल्क, गैर अरब मुल्क, सबकी डिटेल दी है जहाँ जहाँ ईरान का पैसा पड़ा हुआ है। उसने तेल के कारोबार से और फॉरेन एक्सचेंज, इन सब से जो कमाया था वो अमेरिका ने फ्रीज कर दिया था। और एक सवाल ये है कि गज़ा में तो इसराइल ने नुकसान मचाया, वहशियानापन वहाँ पर जो किया, क्या उसका भी हर्जाना वसूला जाएगा? वसूला जाना चाहिए, तब तो पता चले आप बैलेंस करने वाले पापा शेंगो हैं। एक और खबर सुनिए,
क्या डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी और अमेरिकी कांग्रेस इसराइल को मिलने वाली मिलिट्री मदद छिपाने की कोशिश कर रही है? दरअसल इंसानियत के लिए हमेशा आवाज उठाने वाले अमेरिका के सीनियर सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने एक ऐसा इल्जाम लगाया है जिसने वॉशिंगटन के अंदर ही नई बहस छेड़ दी है। 7 जून को आई रिपोर्ट के मुताबिक बर्नी सैंडर्स का कहना है कि इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी कांग्रेस या अमेरिकी पार्लियामेंट के कुछ लोग मिलकर ऐसा रास्ता निकाल रहे हैं जिससे इसराइल को मिलने वाली अरबों डॉलर की मिलिट्री मदद सीधे ना दिखे मदद के तौर पर, बल्कि उसे पेंटागन की को प्रोडक्शन डील्स के अंदर छिपा दिया जाए। यानी कि हम अमेरिका और इसराइल मिलकर कोई जॉइंट वेंचर कर रहे थे, उसमें पैसा लगाया गया तो लगेगा कि भाई इसराइल को मदद नहीं दी गई बल्कि वो लोग मिलकर कुछ हथियार बना रहे थे या कुछ बना रहे थे। इसके लिए एक फंड रिलीज़ किया गया है। तो एक नया जामा पहनाया जा रहा है, यानी इतना फटीचर हो गया इसराइल कि उसको पैसा अब छुपा छुपा के दिया जा रहा है। सुनिए इस खबर का हिस्सा, सुनिए अगला हिस्सा सुनिए। बर्नी सैंडर्स ने कहा है कि नेतन्याहू को पता है कि बड़ी तादाद में अमेरिकी लोग इसराइल की जंगों के लिए अपने टैक्स का पैसा खर्च होते देखना नहीं चाहते। यही वजह है कि अब मिलिट्री मदद को नए नाम और नए सिस्टम के तहत आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तजवीज़ नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट यानी NDAA का हिस्सा है। बर्नी सैंडर्स का कहना है कि अगर इसे मंजूरी मिलती है तो अमेरिका में टैक्स देने वाले आम लोगों का और ज़्यादा पैसा इसराइल की मिलिट्री इंडस्ट्री और डिफेंस प्रोग्राम्स में जाएगा। मिलिट्री इंडस्ट्री और डिफेंस प्रोग्राम्स में नए नए जहरीले हथियार बनेंगे, वाला ख़तरनाक। बर्नी सैंडर्स ने साफ कहा कि इस बिल की मुखालफत करेंगे हम। कहा उन्होंने कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। दिलचस्प बात यह है कि पिछले महीने भी एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि अमेरिकी और इस्राएली मिलिट्री सिस्टम्स को पहले से कहीं ज़्यादा गहराई के साथ जोड़ा जाने की तैयारी चल रही है। अगर ऐसा होता है तो दोनों मुल्कों की मिलिट्री ताल्लुकात एक नए फेज़ में, एक नए मरहले में दाखिल हो सकते हैं दोस्तों। यानी अब सिर्फ बहस इसराइल को मिलने वाली मदद की नहीं है बल्कि इस बात की भी है कि क्या अमेरिकी आवाम को बताए बग़ैर उसी मदद को किसी दूसरे नाम से आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आखिर वो मदद किस लेवल की है जो इसे इतना पोशीदा तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, जैसा कि बर्नी सैंडर्स का इल्ज़ाम है। क्या है वो मदद? आगे बढ़ते हैं। 2-3 खबरें यहाँ से। 7 जून 2026 को लेबनान के अल-मायदीन मीडिया हाउस ने लिखा, ज़ातर डिफीट्स गिवाती हैज़ एज हिजबुल्लाह FPVs डेसिमेट कमांड। हिजबुल्लाह की इस बार जो जंग चल रही है IDF से, उसमें FPV ड्रोन्स जो हैं वो IDF के लिए बड़ा नुकसान का सबब बने हुए हैं। हमने आपको अभी सुबह ही बताया कि 2 फ़ौजी और बड़े रैंक वाले मारे गए हैं, बड़े रैंक वाले फ़ौजी IDF के। अब ये बताया ज़ातर जो इनका इलाका है लेबनान का, ज़ातर अल-शर्किया, यहाँ पर बुरी तरीके से फंस गई इसराइली आर्मी और उन पर हिजबुल्लाह के FPV ड्रोन्स ने कहर बरपाया। ये अल-मायदीन का जो है वो दावा है उनका कि हमने इसराइल की आर्मी की गिवाती ब्रिगेड को हरा दिया इस इलाके में, मतलब उन्हें जो है शिकस्त नसीब हुई। और वहाँ पर उन्होंने साउथ लेबनान का मैप बनाया है। फ़ोटो देखिए, नीचे इसराइली फ़ौजी अपने साथी का ड्रोन ताबूत लेकर जा रहे हैं और ऊपर हिजबुल्लाह का एक FPV ड्रोन बम के साथ है, नीचे उसके बम लटक रहा है। यानी लगातार ये बता रहे हैं कि इसराइली फ़ौजियों की जान जा रही है इन हमलों में और लगातार हिजबुल्लाह के FPV ड्रोन्स एक मौत का बादल बनकर उनके ऊपर बरस रहे हैं। लेकिन दूसरी हेडलाइन भी है जो अल अरेबिया की है। इसराइल की मिलिट्री का दावा है इसमें। इसराइल की मिलिट्री ने ये कहा है कल रात कि उन्होंने पिछले 48 घंटों में या कल शाम के पिछले 48 घंटों में हिजबुल्लाह के 150 ठिकानों पर हमला किया है। 150 ठिकानों पर स्ट्राइक की है, बम गिराए हैं, मिसाइलें गिराई हैं। तो एक ये जंग का पहलू है और फ़लस्तीन में जुल्म नहीं रुक रहा है। वेस्ट बैंक से कल एक बड़ी अजीब खबर आई कि इसराइली फोर्सेस ने एक 7 महीने के बच्चे, दुधमुहे बच्चे को अल खलील इलाके में गोली मार दी और अब इसकी जांच इसराइली फोर्स कर रही है। यह हकीकत है। वो बच्चा कार में था, अपने माँ बाप के साथ था। 7 महीने का बच्चा गोद में होगा और उसके बाप का ये कहना है कि फोर्स ने देखा, IDF ने, कि बच्चा है कार में, फिर भी उन्होंने गोली चलाई और सीधे बच्चे पे गोली लगी। तो उस बाप की जो हालत थी वो देखिए, मैंने चश्मा लगाए हैं, उनके हाथ में जो है वो हमने ब्लर कर दिया है, आप समझ सकते हैं।
बड़ा दिल दुखाने वाला मंजर होता है। एक तस्वीर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट। और ये फार्स न्यूज़ एजेंसी जो है ईरान की, उन्होंने दोपहर करीब 12:51 7 जून को ये शेयर किया है। ताज़ा मैं आपको फुटेज दिखा रहा हूँ, तो इसका स्क्रीनशॉट है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, जहाज़ फंसे हुए खड़े हैं। फंसने का मतलब ये नहीं कोई जाम लग गया, यही जाम कहलाता है समंदर में कि जहाज़ आगे ना बढ़ पाए। और आप उन्हीं के पास से IRGC की एक स्पीड बोट को गुजरते देख रहे होंगे जिस पर हथियार लदे हुए हैं, हथियारबंद कमांडोज हैं। ये बताया जा रहा है कि लाइव फुटेज फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, फार्स न्यूज़ एजेंसी ने लिखा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से लाइव फुटेज है, शिप्स अवेटिंग पैसेज क्लियरेंस फ्रॉम द IRGC नेवी। अब ये जो जुमला है ये पूरी एक बड़ी तस्वीर खींच कर रख देता है कि तमाम जहाज़ IRGC की नेवी के क्लियरेंस ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं। उनसे वो रुक्का, वो रवन्ना मिल जाए जिस पर लिखा हुआ है हाँ तुम जा सकते हो, गो अहेड मेरे भाई, तो ये जहाज़ आगे बढ़ें। और अगर ऐसे ही बढ़ गए इस जगह से, क्योंकि IRGC की नेवी बोट्स घूम रही हैं, अगर ये बढ़ गए तो ठोक दिए जाएंगे। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कहानी बदल चुकी है। ईरान की मर्ज़ी के बिना जहाज़ अब आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है अंजाम क्या होगा उसका। इट मीन्स कि आने वाले दिनों में बहुत मुमकिन है कि ये जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में टोल चुकाएं। और ये भी हो सकता है कि डील में ये शर्त रख दी जाए कि ऐसा नहीं होगा, कुछ ईरान को रियायतें देकर टोल का सिस्टम ख़त्म करवा दिया जाए। लेकिन आज के दिन हालत ये है कि जहाज़ ईरान की मर्ज़ी के बिना न गल्फ़ के मुल्कों तक जा सकते हैं, न गल्फ़ के मुल्कों से तेल और गैस लेकर दुनिया में जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।